नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द लर्न बायोलॉजी। दिस इज अनदर वीडियो ऑफ असर्शन रीजन और आज जो टॉपिक मैं असर्शन रीजन पे लेने जा रही हूँ वो है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें असर्शन है स्टेमन हैज टू पार्ट्स, वन इज फिलामेंट एंड अदर इज एंथर। स्टेमन जो है, जब आप फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो एंड्रोशियम कहलाता है और उसमें जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की यूनिट के फॉर्म में आप उसे कहते हैं स्टेमन। स्टेमन जो है, स्टेमन के दो पार्ट हैं। कौन से दो पार्ट? एक आपका है एंथर और दूसरा है आपका फिलामेंट। तो वन इज फिलामेंट एंड अदर इज एंथर। असर्शन आपका राइट हुआ। देन रीजन, डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। जो फिलामेंट वाला पार्ट है उसमें हम कह रहे हैं कि जो डिस्टल एंड है वो किससे जुड़ा हुआ था? जुड़ा हुआ होता है थैलेमस से। तो क्या ये बात सही है? डिस्टल एंड जुड़ा होता है या उस एंड को आप डिस्टल कहते हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब आप स्ट्रक्चर देख रहे होते हो तो आपने कहा कि इस तरीके से एंथर है और ये इसका फिलामेंट है, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला रीजन है ना, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला रीजन जो है प्रॉक्सिमल कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? प्रॉक्सिमल। तो अगर यहाँ लिखा है कि डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, तो ये बात गलत हो गई। डिस्टल एंड नहीं, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे क्या कहना है? रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है। सो असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sporogenous tissue is made up of group of heterogeneous cells। जब आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, एंथर वॉल देखते हैं, सेंटर में आप बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो क्या ये स्पोरोजीनस टिश्यू हेट्रोजीनस सेल्स का बना होता है? नहीं, ये हेट्रोजीनस सेल्स का नहीं बना होता है। वो जो सारी सेल्स होती हैं वो एक ही जैसी हैं, ठीक है, और हर एक सेल वहां पे उनमें से कोई भी एक सेल मॉडिफाई होकर के किसकी तरह एक्ट कर सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आपने वहां पे कहा कि वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस सेल। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग उनका जो ओरिजिनेशन है। हमने कहा नहीं, होमोजीनस सेल। तो आपका असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन रीजन, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम आर द फोर लेयर्स इन एंथर वॉल। जब आप एंथर वॉल की बात करते हैं तो एंथर वॉल 4 लेयर्ड होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन आपका एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपेटम। यहां पे मैंने क्या कह दिया कि बात तो सही है, मैंने बोला बाहर से अंदर की तरफ बताया, पर वहां लिखा हुआ क्या है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, नॉट आउटसाइड टू इनसाइड। अगर वहां लिखा होता आउटसाइड टू इनसाइड तो ये बात सही हो जाती कि आउटसाइड टू इनसाइड जो है आपकी एपिडर्मिस आती, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपेटम। तो इस तरीके से 4 लेयर होती है, पर आपने यहाँ पे कह दिया इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनसाइड टू आउटसाइड लिखते तो आप टैपेटम से शुरू करते ना, इसलिए आपका रीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी डी। सिंगल पोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंगल पोलन मदर सेल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। जब भी आप मदर सेल की बात करते हैं, वेदर इट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, वो मदर सेल आपका डिप्लॉयड होता है और वो क्या करता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? डिवाइड होकर के 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। तो पहली बात तो आपकी क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है, असर्शन आपका सही हो गया। रीजन क्या है? माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिडक्शन डिवीजन। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं। अब सबसे पहले तो रिडक्शन डिवीजन किसको कहा जाता है? मियोसिस को या माइटोसिस को? माइटोसिस को नहीं कहा जाता, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, इसलिए आपने उनको कहा रिडक्शन डिवीजन। तो माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिडक्शन डिवीजन। तो हाँ, ये सही बात हुई। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका जो मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है और माइक्रोस्पोर बनाती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाती है। कितने बनाती है? 4 बनाती है। 4 क्यों बना पाती है? क्योंकि वो
मियोसिस करती हैं या रिडक्शन डिवीजन करती है। तो आपने कहा पहली बात तो सही है कि 4 बनाएंगी, ओके। दूसरी बात भी सही है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं, पर क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर कब बनेंगे? जब आपकी पोलन मदर सेल मियोसिस करेगी। माइटोसिस करने पे हमने कहा 4 माइक्रोस्पोर नहीं बनते, ठीक है। या तो उसके बाद उसको 2 डिवीजन करने पड़ते, ठीक है। कि अगर आपको हैप्लॉइड कंडीशन मेंटेन करनी है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? रिडक्शन डिवीजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि जो 4 माइक्रोस्पोर है वो किससे बने हैं? आपके पोलन मदर सेल में मियोसिस से बने हैं। पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड माइक्रोस्पोर्स जो है वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो असर्शन राइट, रीजन राइट, रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन, देन आंसर शुड बी ए। आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grains are preserved for long periods। pollen grains को आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो, क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। जब हम देखते हैं कि कई बार फॉसिल्स की स्टडी की जाती है तो वहाँ पे हमें कुछ पॉलन ग्रेन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। या उनको आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर पा रहे हो, ये एक सही बात है। तो आपने कह दिया आपका असर्शन सही है। देन रीजन में लिखा है एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जब आप पॉलन ग्रेन की बात करते हो तो वहाँ पे 2 लेयर आता है, एक्साइन और एक एंटाइन। एक्साइन इज रफ, एंटाइन इज स्मूथ। अब आपने कहा ये एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, तो ये बात भी सही होगी। आपका असर्शन भी राइट है, आपका रीजन भी राइट है। पर क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? व्हाई या हाउ लगा करके हम इसको पूछते हैं। देखो, पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड, हाँ बिल्कुल कर लिए जाते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं लंबे समय तक। पर ऐसा क्या होता है उनके पास, क्यों आप उनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो? तो हमने कहा क्योंकि उनका जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और वो स्पोरोपोलिनिन की वजह से वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रेजिस्ट होता है, और उस पॉलन ग्रेन को क्या कर पाता है? प्रोटेक्ट कर पाता है, प्रिजर्व कर पाता है। तो हमने यहाँ पे कहा कि पॉलन ग्रेन आपने बोला लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। असर्शन राइट, रीजन राइट, देन आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट, pollen grains are 2-3 celled। क्या pollen grain 2-3 celled होते हैं? एक तो हमने कहा कि जब आपने पोलन मदर सेल, आपकी जो पोलन मदर सेल थी उसने मियोसिस किया और क्या बना दिए? 4 माइक्रोस्पोर बना दिए। 4 माइक्रोस्पोर बनाए उस स्टेज में बिफोर डेवलपमेंट, ठीक है। हमने कहा सिंगल सेल। फिर उसमें जब माइटोसिस हो गया तो आपने उसके लिए कहा कि 2 और 3 सेल स्टेज। तो पॉलन ग्रेन जब बनते हैं, एक्चुअली माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में जब अगर थोड़ा डिफरेंस देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट जब होता है तभी आप उन्हें पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आर 2-3 सेल्ड, ठीक है, ये बात सही हो गई। नेक्स्ट लाइन में लिखा है पॉलन ग्रेन्स अंडरगो 2 मियोटिक डिवीजन, ठीक है। आपका माइक्रोस्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो क्या मैं उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में फिर से मियोसिस करवाऊंगी क्या? अगर मुझे 2 और 3 सेल पॉलन ग्रेन चाहिए तो क्या मैं उस माइक्रोस्पोर में फिर से मियोसिस करवाऊंगी? नहीं, मैं माइटोसिस करवाऊंगी, ठीक है। तो ये जो दूसरी जो बात है वो रॉन्ग हो गई है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है उसमें 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं। पॉलन ग्रेन में मियोसिस नहीं हुआ था। मियोसिस किसमें हुआ था? मदर सेल में हुआ था। कौन सी मदर सेल में? पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ था। पॉलन ग्रेन ने तो क्या किया था कि जब पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हुआ था तो वो स्ट्रक्चर क्या करती है? फर्स्ट माइटोसिस करती है, तब तो आपका जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनता है, तो 2 सेल स्टेज आ गई। फिर आपने सेकंड माइटोसिस करवाया तो आपने कहा कि आपकी ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज है, देन जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना दिए। तभी आप कह पाते हो कि 2 और 3 सेल होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर ये कह रहे हो कि पॉलन ग्रेन देन 2 मियोटिक डिवीजन कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन 2 मियोटिक डिवीजन कर रहा है, तो ये बात रॉन्ग हो गई। असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। मियोसिस नहीं कर रहा, माइटोसिस कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट, pollen tablets are used as food supplements, ठीक है। जब भी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी लोग करने जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि pollen tablets
इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट ले ली जाती हैं। तो ये एक लाइन है, तो हमने कहा पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, तो ये बात आपकी सही है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, ये बात भी क्या है आपकी सही है। अब हमने कहा ये दोनों बातें सही हो गई, तो आंसर आपका बी जाना चाहिए, ठीक है, बी है या वो ए है वो चेक कर लेते हैं। बोला पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, सही बात है, क्यों की जाती है फूड सप्लीमेंट की तरह। देखो आप सप्लीमेंट्स कब लेते हो, ठीक है, जब कहीं ना कहीं आपकी डाइट में से जो भी न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है उस न्यूट्रिशन में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो आप सप्लीमेंट लेके उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। तो आपने कहा आपने सप्लीमेंट लिए, पर क्यों लिए, वो तो डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए या जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए, पर पॉलन टैबलेट्स ही क्यों ली, तो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स और पॉलन टैबलेट्स बनाने के लिए पॉलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है, ठीक है, तो क्योंकि आपके पॉलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं इसलिए आप पॉलन टैबलेट्स को एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। तो पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, बाय या क्यों की जाती हैं, तो हमने बोला पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई आपका असर्शन सही, रीजन सही है, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, देन आंसर शुड बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका असर्शन सही है। रीजन क्या है, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। आप जब स्ट्रक्चर देखते हो तो सबसे पहले आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ये बल्जिंग पार्ट ओवरी दिख गया, तो आपने बोला बल्ज पार्ट जो था वो क्या था, ओवरी, ठीक है, तो असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, दोनों रीजन है, पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये बता रहा है कि ओवरी कैसा होता है, तो हमने बोला बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, दैट्स माय आंसर शुड बी बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरी बियर्स ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंजियो वर्ड का मतलब होता है कवरिंग, और ओवरी इटसेल्फ आपका किसको कवर करके रखती है, ओव्यूल को कवर करके रखती है, ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, तो ये बात आपकी सही होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ओव्यूल इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, दूसरी लाइन में आप कह दो ओव्यूल जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते, क्या ये बात सही है। 11th क्लास में जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आपने वहां पे पढ़ा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओवरी नहीं होती, ओव्यूल के ऊपर हम ये कहते हैं कि ओव्यूल्स आर नॉट पैक्ड इनसाइड ओवरी, तो ओव्यूल होते तो हैं पर वो ओवरी के अंदर पैक्ड नहीं होते, इसलिए आप कह रहे हो कि ओव्यूल इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, तो इसलिए आप ये जो बात कह रहे हो कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नहीं मिलते, ये बात कैसे हो जाती है, ये बात आपकी रॉन्ग हो जाती है, बात क्या हो जाती, रॉन्ग, ओव्यूल इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, ये गलत बात है, ओव्यूल इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, पर कैसे, नॉट पैक्ड इनसाइड ओवरी, ठीक है, नेकेड ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी, पहले अगर इसका असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो इसका क्या आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोरेंजियम अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, ये लाइन है एनसीईआरटी की, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है कि मेगास्पोरेंजियम जो है वो किससे अराइज होते हैं, प्लेसेंटा से, सही बात है कि मेगास्पोरेंजियम जो है प्लेसेंटा से अराइज होते हैं, और उसी मेगास्पोरेंजियम को मैं क्या कहती हूँ, ओव्यूल कहती हूँ, क्या कहती हूँ, ओव्यूल कहती हूँ, तो पहली बात सही होगी। नेक्स्ट, wheat, paddy and mango contain one ovule in an ovary, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है या उससे ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कहा पैडी, व्हीट और मैंगो के अंदर कितने हैं, एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है, तो ये बात आपकी सही है, जस्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ध्यान रखना है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जस्ट कंडीशन है, तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोर मदर सेल
अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन सेकंड लिया था तो आपको बताया था कि सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया था तब आपको बताया था कि मदर सेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। ओके, तो ये तो सही बात है को मियोटिक डिवीजन करती है। ठीक है, देन ऑल फोर मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि सारे जो मियोसिस के बाद मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद जो 4 मेगास्पोर बनते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट आप किसको कहते हो, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हो। किसको कहते हो, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हो। अब ये बात तो कही हमने कि ऑल 4 मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये जो बात आपने यहाँ पे कही कि सारे ही के सारे ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो ये बात सही नहीं है, ये बात रॉन्ग है। सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जलाजल जो आपका मेगास्पोर है वही फंक्शनल होगा, सारे नहीं फंक्शनल होंगे, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन राइट है, रीजन दोगे देन आंसर शुड बी सी। So these are some questions of reproduction in flowering plant. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, असर्शन रीजन समझ में आए होंगे और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही होगी। फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको और किसी दूसरी टॉपिक पे असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द comment section and wish you all the best for NEET 2025. Thank you so much.